बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 24 विस्कोसिटी MTH 642 फ्लूइड मैकेनिक्स का। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बात क्लियर करनी है कि ये LMS डाउनलोडेड हैंडआउट्स हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लें, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास ये जो ऑलरेडी हैंडआउट्स आपके पास हैं वहां से कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, हेडिंग्स दी हुई हैं, या कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा है या कोई चीज़ें यहाँ पे कम है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप यही वाले हैंडआउट्स जो हैं वो डाउनलोड करें और इधर से याद करें। आप विस्कोसिटी स्टार्ट करते हैं। विस्कोसिटी स्टार्ट करने से पहले आपको विस्कस, हमने पढ़ा विस्कस फोर्सेस, इन विस्कस फोर्सेस। विस्कस फोर्सेस क्या होती थी? जब फ्लूइड लेयर्स फ्लूइड को फ्लो कराते थे, फ्लो होने के बाद हम देखते थे कि फ्लूइड की जो लेयर्स बनी, अब वो क्या होता था कि जो लोअर लेयर होती थी वो अपने से फास्टर वाली लेयर को क्या करती थी? स्लो करती थी। और वो क्यों स्लो करती थी? क्योंकि उनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती थी। और जब वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है तो क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होने की वजह से उनके अंदर एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, रेजिस्टेंस हुई, और उस रेजिस्टेंस को हमने क्या कह दिया? विस्कोसिटी कह दिया। तो विस्कोसिटी क्या होता है कि फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाना जब फ्लूइड मोशन में हो, तो उसको आप क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। मैंने इसको यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से सारे इसके थोड़े से नोट्स बनाए हैं और वहां से हम इसको क्लियर करने वाले हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा रीड आउट करते हैं और फिर अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। लेकिन अब आपके पास सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कस फोर्सेस पता चल गई। अब मैं अगर आपको एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं, फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास एक टेबल है, या फ्लोर की एग्जांपल ले लें। फ्लोर के ऊपर कोई टेबल पड़ा है या कोई वेट, कोई ब्लॉक पड़ा है। अब क्या कहता है कि हम उस ब्लॉक के ऊपर हम या जो टेबल जो फोर्स लगा रहा है वो ब्लॉक को इस साइड पे खींच रहा है। ठीक है, जो जो टेबल के ऊपर फोर्स लग रही है वो क्या करिए कि वो उसकी मोशन को इस साइड पे, ब्लॉक को या जो भी आपके पास टेबल पड़ा है उसकी मोशन को इस साइड पे, आप जिस तरह से भी एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप फ्लोर के ऊपर ब्लॉक ले रहे हैं या अगर आप टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया और इस ब्लॉक के ऊपर जो मोशन लगा रही हूँ मैं, वो क्या कर रही हूँ? इस साइड पे लगा रही हूँ। मतलब कि मैं अगर मोशन इस साइड पे लगा रही हूँ ना, तो टेबल क्या करेगा? टेबल उस ब्लॉक को वापस इस साइड पे खींचने की कोशिश करेगा, और इससे क्या होगा कि ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, कैसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी? जो टेबल है वो ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये फिनोमेना हो क्यों रहा है? आपके पास यहाँ पे ये एग्जांपल इधर दी गई है, क्या है? टू मूव ए टेबल ऑन द फ्लोर वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू द टेबल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लार्ज इनफ टू ओवरकम द फ्रिक्शन फोर्स। अब हमने यहाँ पे फ्रिक्शन को ही समझने के लिए ये सारा फिनोमेना देखा, किस तरह से हुआ, टेबल ने किस तरह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस की, ब्लॉक से पे किस तरह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई। अब देखिए, व्हेन टू सॉलिड बॉडीज इन कांटेक्ट मूव रिलेटिव टू ईच अदर, फ्रिक्शन फोर्स डिवेल्प्स अ कांटेक्ट सरफेस इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। अब उनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। उसके बाद ये चीज जो हम पढ़ चुके हैं, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नीड टू मूव द टेबल डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। अब जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो टेबल को जरूरत है उस टाइम पे, वो किस पे डिपेंड करिए? फ्रिक्शन पे डिपेंड करिए, फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करिए। जो फ्लोर या आप जो भी टेबल या ब्लॉक लें, जो टेबल और ब्लॉक के दरमियान में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करिए। अब द सिचुएशन इज सिमिलर टू फ्लूइड मूव्स रिलेटिव टू अ सॉलिड, और व्हेन टू फ्लूइड्स मूव रिलेटिव टू ईच अदर वी मूव रिलेटिव ease in the air but not so in the water. Moving in oil would even more difficult. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट विस्कोसिटी को बताया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी, फ्लूइड को फ्लो कराया तो वहां पे फ्लूइड की लेयर्स प्रोड्यूस हुई। स्लो लेयर ने क्या किया कि अपने से फास्टर वाली लेयर को स्लो डाउन करने की कोशिश की। इसी तरह से ये फिनोमिना चलता गया। अब वो फिनोमिना चलता गया, उनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई और फ्रिक्शन से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई और उसको हमने विस्कोसिटी कह दिया। अब कुछ जैसे उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि जो इजीली फ्लो हो जाती हैं, जैसे देखें, वाटर को अगर हम फ्लो कराएं, वाटर एक फ्लूइड है, लिक्विड है, उसको फ्लो कराएं तो वो इजीली फ्लो हो गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या वाटर की विस्कोसिटी क्या हुई है? वाटर की विस्कोसिटी इसका मतलब है कि कम है, वो तो इजीली फ्लो गया। लेकिन जब आपने हनी की एग्जांपल, शहद, जब आप शहद को उसी टाइम पे आप वाटर को एक साइड फ्लो कराएं, एक साइड पे शहद को, हनी को फ्लो कराएं, लेकिन हनी बहुत डिफिकल्ट जो है वो फ्लो हुआ। उसकी जो विस्कोसिटी है, इसका मतलब क्या है? उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है हनी की और वाटर की विस्कोसिटी कम है। मतलब कि हनी के अंदर जो फ्लूइड की लेयर्स हैं उनके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई वो कम हुई, लेकिन वाटर के अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई वो ज्यादा हुई। तो यहाँ पे उन्होंने आयल की एग्जांपल ली है। आयल की विस्कोसिटी भी, इससे आयल भी डिफिकल्टली मूव करेगा तो उसकी विस्कोसिटी भी क्या हुई? ज्यादा हुई है। एज कैन बी ऑब्जर्व बाय स्लोअर डाउनवर्ड मोशन ऑफ ए ग्लास बार ड्रॉप्ड इन ट्यूब फिल्ड विद आयल।
It appears that the property that represent internal resistance of a fluid to a motion or fluidity, and the property is the viscosity. अब विस्कोसिटी की डेफिनेशन लिखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लूइड, जब वो मोशन में होगा तो उसको आप कहेंगे विस्कोसिटी। इसके बाद ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन बताइए। ड्रैग फोर्स वही वाली फोर्स है कि हम टेबल के ऊपर ब्लॉक रखा और ब्लॉक जो है वो अगर इस डायरेक्शन में मूव करे तो, लेकिन जो टेबल है वो क्या करे, उसके वो इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहा है, तो इनके दरम्यान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो गई। तो फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड एक्सर्ट ऑन अ बॉडी इन फ्लो डायरेक्शन, वो फोर्स जो फ्लूइड अपनी उस फ्लो डायरेक्शन के दौरान जो फोर्स एक्सर्ट करता है उसको आप कहते हैं ड्रैग फोर्स। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स डिपेंड ऑन द पार्ट इज विस्कोसिटी, और इस ड्रैग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो विस्कोसिटी भी डिपेंड करता है। विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस, उनके दरम्यान में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई। ये तो हो गया आपका पास विस्कोसिटी का पार्ट 1। अब आपके पास विस्कोसिटी के पार्ट 2 के अंदर कोई मैथमेटिकल फॉर्म है। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर क्या है, टू ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर विस्कोसिटी कंसीडर अ फ्लूइड लेयर बिटवीन टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। अब मैं इसको किस तरह से कराना चाहूंगी, मैंने इसको पूरा नोट डाउन किया है बहुत इजी तरीके से। यहाँ पे आपको थ्योरी भी कुछ ज़्यादा है तो हम इजीली इसको जो है वो कवर करते हैं। देखें ये आपके पास टाइम टू फोर्स बाय एरिया वाले, ओके जी। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले विस्कोसिटी को हमने स्टार्ट किया, और पहले हम ये वाली कंडीशन समझते हैं और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आपको सबसे पहले डेफिनेशन, अब हमने एक वहाँ पे आपके पास बेसिकली 2 पैरेलल प्लेट्स ली गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैरेलल प्लेट लेते हैं। इस पैरेलल प्लेट के ऊपर हमने फ्लूइड को फ्लो कराया। अब हम ये अजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है, ये सारा कुछ अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लूइड की लेयर प्रोड्यूस होगी। अब हमने फ्लूइड को फ्लो कराया, कुछ वाटर के पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे इसके साथ आके स्टिक कर गए। जो वाटर के पार्टिकल इसके साथ स्टिक कर जाते हैं उसको हम कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि आपके पास इस जगह पे सारी इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गया। अब कुछ वाटर के पार्टिकल ने फ्लूइड की जो लेयर्स बनाई वो कुछ इस तरह से बनाई। जो हमारे पास फ्लूइड की लेयर बनी वो ये बनी। अब ये जो फ्लूइड की लेयर बनी है इस टाइम पे भी तो इसकी वेलोसिटी आएगी, जैसे इस पार्ट पे इस ओरिजिन पे इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आई। इस वाटर के अगर हम कहते हैं कि एक लेयर ये बनी, ये बनी, एक ये बनी, अप टू सो ऑन इस तरह से लेयर्स बनती गई, तो हमारे पास इन पार्ट्स की भी तो कोई वेलोसिटी आएगी। तो हम इसके क्या कहते हैं कि हमारे पास इस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी बनी है उसको हमने कह दिया u। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट लेयर की वेलोसिटी है उसको हमने कह दिया u प्लस डी यू। अब देखें यहाँ पे जो फ्लूइड की लेयर बनी वो कुछ इस तरह से कर्व शेप बनी है। अब हमने इसकी वेलोसिटी को क्या कह दिया, u प्लस डी यू कह दिया। आप देखें अगर मैं हम क्या करते हैं, हमने असल में इनको कुछ वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया, ये जो 2 लेयर्स आपकी बनी है, ये वाली लेयर और इससे नेक्स्ट वाली लेयर की वेलोसिटी और ज्यादा होगी, इससे नेक्स्ट वाली लेयर की वेलोसिटी फिर और ज्यादा होगी। इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। अब देखें ये जो 2 लेयर्स बनी थी इनको मैंने सेपरेट आउट कर लिया। किस तरह से सेपरेट आउट किया, फर्स्ट लेयर आपके पास थी u और जो सेकंड लेयर की वेलोसिटी को हमने कहा u प्लस डी यू। तो मैंने इसको सेपरेट आउट किया एक लेयर में। अगर इसको दोबारा बना दूं, ये u वाली लेयर और फिर उसके बाद जो सेकंड वाली लेयर बनी इसको हमने कह दिया u प्लस डी यू वाली लेयर। ये दोनों लेयर्स बन गई। इसकी वेलोसिटी इसको थोड़ा ऐसे इंक्रीज कर लेते हैं, ओके। अब हमारे पास इन दोनों फ्लूइड लेयर के दरमियान में कोई ना हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे ये दोनों फ्लूइड लेयर रेजिस्ट करती हैं, इनके दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है और ये दोनों क्या हो जाएंगी, और ये इनकी ये वाली जो लेयर है इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से शो कर देते हैं। ये इसकी u प्लस डी यू, इसकी वेलोसिटी u, इसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू होगी। अब हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमारे पास देखें वेलोसिटी तो गिवन है इन दोनों लेयर्स की, अब हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी की फर्स्ट लेयर ने डिस्टेंस कवर किया वो u प्लस डी टी कवर किया, और जो वेलोसिटी की सेकेंड लेयर ने डिस्टेंस कवर किया u प्लस डी यू इंटू डी टी कवर किया। मतलब कि हमने उसके साथ डिस्टेंस वेलोसिटी के साथ टाइम का कंपोनेंट लगा दिया। तो हमारे पास देखें डिस्टेंस क्या होता है, वी टी होता है। फर्स्ट लेयर की वेलोसिटी वी, वेलोसिटी u है तो उसके साथ हमने टाइम का कंपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिखें u इंटू क्रॉस डी टी। इसके बाद जो सेकेंड लेयर के लिए हमारे पास वेलोसिटी u प्लस डी यू और टाइम का कंपोनेंट हमने डी टी लगाया तो u प्लस डी यू इंटू डी टी हो गया। ये हमारे पास उसका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करें, टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमारे पास इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये इसकी बेस है, ठीक है। अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है u इंटू डी टी एंड डी यू इंटू डी टी। तो हमारे पास इसकी जो परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी वो डी यू इंटू डी टी और इसका जो बेस है डिवाइडेड बाई डी वाई। तो डी यू अपॉन डी टी
डिवाइडेड बाई dy होगा। अब हमारे पास ये जो और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा था उसको हमने बीटा कह दिया, जैसे हम थीटा एंगल लेते हैं अब हमने यहाँ पे क्या कह दिया, बीटा कह दिया। अब हमारे पास ये जो टेंजेंट बीटा है हम कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है डी बीटा के। डी बीटा के क्यों इक्वल है, क्योंकि हम डी बीटा हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल वैल्यू। डिफरेंशियल वैल्यू हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल वैल्यूज के लिए हम जो है वो निग्लिजिबल वैल्यूज के लिए हमने क्या कर दिया, डी बीटा वैल्यू एज्यूम कर ली। हमने कहा कि ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, डी बीटा के इक्वल है। तो हम इस टेंजेंट बीटा की जगह पे मैं क्या लिख लूंगी, डी बीटा लिख लिया इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई। अब डी यू अपॉन डी वाई इंटू डी टी हो गया। अब ये डी टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है इसके अंदर ये वाली जो टर्म है डी यू अपॉन डी वाई, इसको आप ये लिख सकते हैं u ऑफ y, मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इस टर्म को हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो मैंने अभी तक जितना भी बताया ये आपके हैंडआउट्स में एज इट इज लिखा हुआ है, ये नहीं है कि मैंने खुद से ये सारा बता दिया। इसको आप कहते हैं वेलोसिटी। हाँ, एक बात यहाँ पे चेंज है, उन्होंने यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, वहां पे उन्होंने जो है वो फ्लूइड को फ्लो कराया है, सारे कंपोनेंट्स देखे हैं। मैंने एक सिंपल प्लेट लेके उसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कराया, हमारे पास उसकी टाइम पे जो फ्लूइड का बना वो एक कर्व शेप बनी और उस टाइम पे हमने उसकी वेलोसिटी को निकाल लिया। आप देखें इस टर्म को हमने कह दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये वाली टर्म हमारी डी अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। और ये जो डी बीटा अपॉन डी टी होता है इसके डिफरेंट नेम्स हैं। इसको आप शियर स्ट्रेन भी कहते हैं, स्ट्रेन रेट भी कहते हैं और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो शियर स्ट्रेन रेट अगर वो आपसे कहीं पे कह जाता है शियर स्ट्रेन तो तब भी ये डी बीटा बाई डी टी होगा, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन रेट। अभी हम इसको थोड़ा सा मैच कर लेते हैं ताकि हमारा साथ साथ क्लियर होता रहे। यहाँ से आपके पास ये जो नीचे है ये during a differential time interval the side of fluid particle along a vertical line mn rotate through a differential angle d beta। आपके हैंडआउट्स के अंदर यहाँ पे आई थिंक सो कहीं पे डायग्राम भी बनी हुई होगी ये, तो उन्होंने इस डायग्राम के थ्रू ये एक्सप्लेन किया है। क्या लिखा हुआ है जी, फ्लूइड पार्टिकल along vertical line mn rotate through a differential angle d beta। अब आपके पास जो इसका डिफरेंशियल mn के अलॉन्ग जो डिफरेंशियल एंगल बना वो d बीटा बना, जैसे कि हमारे पास टेंजेंट एंगल हमने बनाया। और जो while the upper plate moves differential distance dA is equal to v dt। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने जब डिस्टेंस फाइंड किया तो vt हो गया, तो उन्होंने जो डिफरेंशियल वैल्यू लिखी ना डिस्टेंस की, d डिस्टेंस एंड v एज इट इज और टाइम को dt कह दिया। अब जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या जो डिफॉर्मेशन देखें डिफरेंट नेम, शियर स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, डी बीटा जो है वो टेंजेंट बीटा लिखा जा सकता है। और इन्होंने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, ये मैंने आपको फाइंड आउट करके बताई है कि हमने किस तरह से लिखी है। अब ये जो रेट यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हमने ये सारा टॉपिक, ये जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये क्लियर कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास इसके लिए एक रिजल्ट निकलता है। वो क्या रिजल्ट निकलता है, अब इसका जो ये जो हो गया रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, हमने रिजल्ट निकाला कि जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है ये किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू अपॉन डी वाई के इक्वल हो गया। अब यहाँ इस सारे स्टेप को यहाँ तक करने के बाद हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फाइंड आउट करेंगे, जिसको आप न्यूटोनियन फ्लूइड भी फिर कहेंगे। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या कहता है कि हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कराएंगे। उस टर्म को इंट्रोड्यूस कराने से पहले यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट लिखा है पर सेकंड, 1/s भी आप इसे लिख सकते हैं। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंदर हमारे पास ये जो दोनों कंपोनेंट आए हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट और इसको आप कह रहे हैं शियर स्ट्रेन, स्ट्रेन रेट, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, जो भी नेम दे रहे हैं, हम कहते हैं कि जो हमारा शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टा से। हम कहते हैं कि ये जो हमारा शियर स्ट्रेस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी और शियर स्ट्रेन के भी, वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी शियर स्ट्रेन के भी, वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी हम उसको स्ट्रेन रेट भी कह सकते हैं। इन दोनों के बारी बारी जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम इन टर्म्स को लिख लेते हैं, टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम डी अपॉन डी वाई लेते हैं और शियर स्ट्रेन या आप स्ट्रेन रेट या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो भी लिखते हैं उसको डी बीटा बाई डी टी लिखते हैं। दोनों को सेपरेट कर ले, जब सेपरेट किया तो टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई, टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बीटा बाई डी टी। अब जब इतना करने के बाद हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो हम हमारे पास इसका जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा म्यू, और म्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, विस्कोसिटी होगा। टा इज इक्वल टू म्यू अपॉन डी यू बाई डी वाई होगा, म्यू इंटू डी बीटा बाई डी टी हो गया। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। म्यू क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, म्यू के भी डिफरेंट नेम है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कह सकते हैं। तो ये मैं जितनी बातें हैं कि आपके हैंडआउट से ही कैरी की गई हैं, यहाँ से ही मैंने ये लेके लिखी हैं।
ओके जी, ये म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनामिक, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ये सारी टर्म यहाँ से लिखी हैं। उसके अलावा जो हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारे पास शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। अब जब शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो वेलोसिटी ग्रेडियंट या शियर स्ट्रेन रेट, शियर स्ट्रेन के, तो उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसको आप शियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं, स्ट्रेन रेट भी कह सकते हैं, हमारे पास लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेस के। शियर स्ट्रेस क्या है, टा, और उसको हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड जो है हमारे पास, इसके अंदर जो कॉमन फ्लूइड आते हैं वो वाटर, एयर, गैसोलीन, एयर, ये सारे क्या हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं। इनकी विस्कोसिटी, अगर आप वाटर की विस्कोसिटी देखें तो वाटर की विस्कोसिटी मैंने आपको बताया कि कम होती है। तो इसके अलावा जो आपके पास जो ब्लड और लिक्विड प्लास्टिक्स होते हैं, लिक्विड प्लास्टिक, ये सारे क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हुई होगी। इन अब हम यहाँ पे इसका ये कंपोनेंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, टा इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। ये जो कंपोनेंट है हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, टा इज इक्वल टू म्यू बाई डी यू बाई डी वाई। इसका अभी यूनिट रहता है, अभी यूनिट देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर वाला जो टॉपिक है ना, ये वाली कुछ वैल्यूज रह गई हैं, फिर वो देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, म्यू के बाद जी ये। अब इट इज, अब यहाँ से आप म्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर तो आप कर लें तो ठीक है, अदरवाइज इतना ही बहुत है। अगर आप इसको इतना लिखेंगे, आप यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द, म्यू की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द शियर स्ट्रेस, टा इज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो आपके पास ये जो डी बीटा बाई डी टी क्या है, शियर स्ट्रेन है। तो इट इज द शियर स्ट्रेस, जो टा है वो शियर स्ट्रेस है, और टू सॉरी यहाँ से इट इज द शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डी टी बाई डी बीटा। इसको रिवर्स करके लिख लें, डी बीटा बाई डी टी हो जाएगा। जब आप इसके डी टी कंपोनेंट को इधर नीचे ले आएंगे तो ऐसे डिवाइडेड यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो उस 1 को वो कह रहा है यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी बीटा बाई डी टी। हमने यहाँ पे म्यू की वैल्यू निकाली, इससे पता चला कि म्यू और जो शियर स्ट्रेन रेट है या जो एंगुलर डिफॉर्मेशन है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर हमारी विस्कोस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है, अगर विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डिक्रीज होगा, अगर विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज होगा। अब हनी और वाटर की विस्कोसिटी बताएगी। इसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से देख लेते हैं। अब आपका जितना टॉपिक क्लियर हो चुका है, मैं आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद जो टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके ये दोनों कंपोनेंट्स लिख लिए हमने। इसके बाद हमारा फ्लूइड विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन लीनियरली प्रोपोर्शनल। अब ये बात आपने याद रखनी है, न्यूटोनियन फ्लूइड सर आइजैक न्यूटन ने क्या हु एक्सप्रेस्ड इट फर्स्ट इन 1687। उसके बाद वन डायमेंशनल शेयर फ्लो, न्यूटोनियन फ्लूइड शेयर स्ट्रेस को। अब आप हमारे पास एक और यहाँ पे कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, या यहाँ पे लिखा गया है लीनियर रिलेशनशिप ऑफ शियर स्ट्रेस और न्यूटोनियन फ्लूइड का। अब ये जो लीनियर रिलेशनशिप है ये किस तरह से है देख लेते हैं। अब उसी तरह से हमने फ्लूइड को फ्लो कराया, अगर हम दो पैरेलल या एक पैरेलल जो भी प्लेट ले रहे हैं उसके ऊपर फ्लूइड को फ्लो कराया, और अगर हमारे पास जो फ्लूइड की लेयर है वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, आगे हमारे पास एक कर्व शेप बनी थी, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास ये हमने यहाँ एग्जम्पशन लेकर चल रहे हैं कि हमने फ्लूइड को फ्लो कराया, ये वाली नो स्लिप कंडीशन होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। अब जो हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड की लेयर बनी वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर अब स्ट्रेट लाइन बन जाती है तो तब हमारे पास इसका विस्कोसिटी क्या होगी, तब फ्लूइड किस तरह से हमें शो होगा। अगर अब वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है उस टाइम पे हमारे पास वेलोसिटी क्या बनेगी, तो हमने कहा कि उस टाइम पे जो हमारे पास इस टाइम पे वेलोसिटी u 0 हो गया, वेलोसिटी का जो स्मॉल चेंज आया उसको हमने कहा du, और ये उसका हो गया v इज द वेलोसिटी, और ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनी। अब मैंने आपको लास्ट टाइम वेलोसिटी प्रोफाइल जब हमने नो स्लिप कंडीशन में देखा था तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल का ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो किस तरह से होता है। अगर आप एक रिवर की एग्जांपल लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, आपका एक दो मिनट और लूँगी। आप यहाँ पे हम रिवर की एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास रिवर की बिल्कुल जो है वो जहाँ पे वो कॉन्टेक्ट में होता है अर्थ के साथ, जहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड की लेयर्स बनना स्टार्ट कर देती हैं, फ्लूइड की लेयर्स बनी, फ्लूइड की लेयर्स बनी। अब यहाँ पे एक मेन सरफेस होती है फ्लूइड की। अब हम यहाँ पास जो मेन सरफेस पे फ्लूइड होता है वो ज्यादा इजीली जो है वो हमें शो हो रहा था कि फ्लूइड की लेयर्स बन रही है। हालांकि जो आपके पास यहाँ पे जो फ्लूइड की लेयर बन रही होती है इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हम कहते हैं 0 होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ कहते हैं कि इसके टाइम पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास यही वेलोसिटी प्रोफाइल होती है कि हमारे पास थोड़े थोड़े डिस्टेंस, अगर हम यहाँ कहते हैं कि 2 मीटर डिस्टेंस है, इसका 2 मीटर डिस्टेंस है, 2 मीटर डिस्टेंस है, तो हमारे पास अगर यहाँ पे 2 मीटर डिस्टेंस है तो यहाँ पे हमारे पास अगर इसकी वेलोसिटी 10 है, फिर यहाँ पे इसकी 8 है, फिर 6 है,
4 है। तो इस तरह से हमारी इसकी वेलोसिटी क्या होती गई है, चेंज होती गई है। तो फ्लूइड की लेयर्स के साथ साथ वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो वेलोसिटी चेंज होती गई है, तो उसको हम देखा वेलोसिटी प्रोफाइल। एक फ्लूइड थिकनेस, अगर हमारे पास फ्लूइड की थिकनेस निग्लिजिबल होगी, फ्लूइड स्ट्रेट लाइन, अगर हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो उस टाइम पे हमारे पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने डायग्राम के थ्रू बताई। या इसकी वेलोसिटी हमने कहा कि v हो गया, जो स्मॉल चेंज आया उसको हमने du कहा, और जो इसकी इन दो यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो वैल्यू है उसको हमने dy कहा, और इस होल की जो लेंथ है उसको हमने l कहा। तो हमने इसकी वैल्यू लिख ली है v/l इंटू du/dy। यहाँ से देखें v/l इंटू du/dy, तो हमारे पास इसके लिए और ये कांस्टेंट होती है। अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से हमने टा की वैल्यू देखी, टा इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। तो हम यहाँ से du/dy की वैल्यू लिख सकते हैं, टा बाय यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है म्यू इसके साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, du/dy के रिप्लेसमेंट में हमने टा बाई म्यू लिख लिया। तो v/l किसके इक्वल हो गया, टा बाई म्यू के इक्वल हो गया। अब टा क्या था, हमारे पास शियर स्ट्रेस था। शियर स्ट्रेस मतलब कि प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया हमने टा की रिप्लेसमेंट में लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया, v/l इधर ही म्यू उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास टा की वैल्यू को हमने बस फोर्स अपॉन एरिया लिखा और हमारे पास म्यू इंटू v/l आ गया। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज जो है वो इनके स्टार्टिंग में हुई हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये u of y इज इक्वल टू y v/l इंटू v, du/dy इक्वल टू v/l। तो ये सारी जो है वो वैल्यूज यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन की। तो इसके बाद हम इसको अभी ही खत्म कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ तक करने के बाद होप सो अगर आप इसको 1-2 दफा आप रीड आउट करेंगे ना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता मेरे से, जहाँ पे मैं जिस वीडियो पे भी हुई आप कमेंट कर दें, मैं उसके अंदर थोड़ा सा इसको ऐड कर दूंगी ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट सारे हो गए हैं, अभी यूनिट रहते हैं, अभी फिर हम उसको देखेंगे। लेकिन इसके बाद हमारे पास ये कंपोनेंट भी हमने देख लिया, शेयर फोर्स टा ए, फोर्स जो है वो फोर्स ओवर एरिया जो है वो टा के इक्वल हो गया, टा की वैल्यू लिखी म्यू इंटू du/dy, ए एज इट इज आ गया। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अपर प्लेट एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हाइल द लोअर प्लेट रिमेन स्टेशनरी। अब हमने 2 प्लेट्स लेकर चले हैं, आप 2 प्लेट लेकर चलें, एक प्लेट आपके पास फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उसी तरह से आएंगी। इसके बाद है हमारे पास ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें, इसको हम देखते हैं। इसके बाद हमारे पास फ्लूइड की 2 तरह से फ्लूइड मूव कर सकता है। एक तो हमारे पास इसकी डायनामिक विस्कोसिटी बनी, एक हमारे पास जो फ्लूइड की लेयर विस्कोसिटी की फॉर्म बनेगी उसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहेंगे। अब डायनामिक विस्कोसिटी क्या है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी टू डेंसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी जिसको हमने म्यू कहा था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो मेरा, उसकी की रेशियो किसके साथ, डेंसिटी के साथ, मतलब कि रो के साथ। अपीयर्स फ्रीक्वेंटली for convenience the ratio is given the name kinematic viscosity v and is expressed। अब ये जो म्यू अपॉन रो है, इस विस्कोसिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसके 2 यूनिट्स हैं, 2 कॉमन यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी और मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड। अभी हम इसका यूनिट ड्राइव करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ मेन चीजें हैं। आप डायनामिक विस्कोसिटी देख लेते हैं, फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में एक दफा रीड आउट भी कर लूंगी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखा, डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी की रेशियो को हमने कहा। अब हम अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो म्यू हमारे पास क्या है जी, किलोग्राम पर मीटर पर। अब हमने यहाँ पे म्यू की यूनिट नहीं फाइंड आउट की है। ओके यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट वैसे तो लिखा हुआ है कि जो म्यू की यूनिट होती है वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड होती है, पर मीटर सेकंड होती है। और इसको ये न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके मैं इसको थोड़ा सा फाइंड आउट करना चाहूंगी। ओके ये हमारे पास एक डायनामिक विस्कोसिटी पहले देख लेते हैं। फोर्स अपॉन एरिया म्यू इंटू v/l, हमने ये फॉर्म फाइंड आउट की है। ठीक है, अब आपके म्यू को एक साइड पे कर लें, फोर्स एल ए क्रॉस वी हो गया। हम यहाँ पे फोर्स क्या होता है, एम इक्वल होता है, एम इज द किलो, मास का यूनिट किलोग्राम और एरिया का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपके पास 1 मीटर ये, 1 मीटर ये कैंसिल हो गया, 1 मीटर ये, और यहाँ पे 2 मीटर है तो 1 रह गया। नीचे सेकंड का स्क्वायर है तो 1 सेकंड रह जाएगा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो किलोग्राम आपके पास ऊपर s-1 रह गया और नीचे 1 मीटर रह गया। तो हमने इसको लिख सकते हैं किलोग्राम m ऊपर -1 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, या पर सेकंड, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तो हमारे पास इसका जो यूनिट आया किलोग्राम पर मीटर सेकंड आया। ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड भी इसको लिख सकते हैं, और पॉइजन सेकंड, पास्कल सेकंड भी इसको लिख सकते हैं, pa इज अ पास्कल। और एक और यूनिट होता है हमारे पास म्यू का जिसको हम पॉइस कहते हैं। और ये जो 1 पॉइस होता है ये हमारे पास इक्वल होता है 0.1 पास्कल सेकंड के, या 1/10 पास्कल सेकंड के। आपके हैंडआउट्स में भी ये बात लिखी हुई है। और पास्कल सेकंड वाला यूनिट भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्स को अगर हम यूनिट दें तो हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन
एल का मीटर, एरिया एम स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर लें तो हमारे पास न्यूटन अवर मीटर स्क्वायर बनेगा। ये मीटर मीटर से कैंसिल हो, ये जो न्यूटन अवर मीटर स्क्वायर होता है ये क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। तो न्यूटन अवर मीटर स्क्वायर पास्कल, और ये हमारे पास S-1 है, ऊपर जाके S हो जाएगा। तो पास्कल सेकंड हमारे पास एक प्रेशर का, ये एक और विस्कोसिटी का यूनिट आ चुका है।